डिप्रेशन आजकल के ज़माने की एक बहुत कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है और हम समझते यही है कि डिप्रेशन जो है ये सिर्फ एक मूड चेंज है और मूड जो है वो उसको बस लो है और हम कोई एंटी डिप्रेशन दवाई लेंगे और ये मूड हमारा बहुत बेहतर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। हकीकत ये है कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ एक मूड की चेंज नहीं है, बल्कि ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स और न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी जो है वो प्रॉब्लम है और हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको हमें प्रिवेंट भी करना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। डिप्रेशन जो है वो किस तरीके से हमारे मेंटल फैकल्टीज़ और हमारी इवन फिज़िकल जो बॉडी है और फिज़िकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, उसको देखने के लिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन से होता क्या है, डिप्रेशन की कॉजेज़ क्या हैं, वो क्यों होता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो अलग है। लेकिन जब डिप्रेशन है किसी इंसान को, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसमें जो स्टार्ट ये होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो माइंड में सर्टेन हार्मोन्स होती हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है और उस हार्मोन्स जो है उनकी वजह से सबसे तीन मेन हार्मोन्स हैं जो कि इंसान के मूड को स्टेबल रखती हैं। एक सेरोटोनिन होती है, दूसरी डोपामीन होती है और तीसरी नॉरएपिनेफ्रिन। और डिप्रेशन में इन तीनों का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है और जब इन तीनों का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो लामहला इसके साथ एसोसिएटेड होती है एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन जो कि नेगेटिव हार्मोन है फॉर दिस पर्पसेस। वैसे तो हर हार्मोन का बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन है, लेकिन जहाँ तक डिप्रेशन का तल्लक है तो जो नेगेटिव हार्मोन है उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो कॉर्टिसोल इज़ बेसिकली एन SOS या इमरजेंसी हार्मोन। अब होता ये है कि जब बॉडी को मैसेज मिला, ब्रेन को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को और अदर जो आपके हार्मोनल सेंटर्स हैं कि जी ये सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन की कमी हो गई है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली कॉर्टिसोल जो है उसकी रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। अब कॉर्टिसोल की वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी पर पड़ता है वो उसके अलावा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत रिसर्च के बाद और थाउजेंड्स ऑफ डिप्रेशन के पेशेंट्स के ब्रेन के MRI स्कैन करने के बाद ये चीज़ पता चली है कि डिप्रेशन सिर्फ इन तीन हार्मोन्स की कमी का नाम नहीं है, बल्कि जब ये डिप्रेशन या इन तीन हार्मोन्स की क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है डिप्रेशन के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस एंड चेंजेस इन द न्यूरोट्रांसमीटर नेटवर्क जो ब्रेन का है, जो मैं पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब उनका क्रॉनिक इफ़ेक्ट होता है तो उसकी वजह से ब्रेन के फिज़िकल फंक्शंस, फिज़िकल जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें भी जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और जो ब्रेन के ख़ास तौर पर इमोशंस कंट्रोल करने वाले और जो लॉजिकल फंक्शंस, जो हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शन है जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और जो हमारा इंटेलेक्ट है उसके जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जब फिज़िकली श्रिंक हो जाना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें नए न्यूरॉन्स नहीं बन रहे, बल्कि पुराने न्यूरॉन्स भी जो हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। एंड द रिजल्ट इज़ ऑब्वियस कि हमारा माइंड जो है उसकी एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी अपार्ट फ्राम इमोशनल, वो रिड्यूस हो जाती है या इम्पैक्ट होती है, और जिसकी वजह से हमारी एक बहुत सीरियस जो होता है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज़्यादा होता है, और जो नेगेटिव न्यूज़ होती है या एंगर होता है या फियर होता है या कोई भी नेगेटिव चीज़ है उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप यूँ समझें कि नॉर्मल ब्रेन में इन नेगेटिव फीलिंग्स को, एंगर को, फियर को या नेगेटिव न्यूज़ जो हमें मिलती है उसको एक एब्जॉर्ब करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट में वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो वीक हो जाते हैं, और जब शॉक एब्जॉर्बर्स वीक हो जाते हैं तो जैसे गाड़ी एक अनइवन रोड पे झटके ज़्यादा खाती है और आपको वो देती है, तकलीफ़ देती है, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी के सफ़र में जो डिप्रेशन में जब आपके जो शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूस हो गए तो नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, वो ज़्यादा आपको झटके देते हैं बनिस्बत एक नॉन डिप्रेस्ड या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के।
सिर्फ ये नहीं बल्कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो थोड़ा सा मैंने पहले भी हिंट किया है, कि ब्रेन के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर एक सेपरेट डिस्कशन की ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ ए फंक्शन के जिसके ज़रिए आपका ब्रेन रीस्ट्रक्चर होता रहता है, रीवायर होता रहता है, रीग्रो करता रहता है, और वो चीज़ें जो कि एज के साथ या जो वो कहते हैं टाइम के साथ वियर टियर आता है ब्रेन में, उस वियर एंड टियर को रिप्लेस होता रहता है या रिपेयर होता रहता है। दिस इज़ इन सिंपल टर्म्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होता है उसमें चूँकि मैंने कहा कि हार्मोनल डेफिसिट होता है और वो इम्बैलेंस होता है, मोर इम्बैलेंस, तो उसकी वजह से ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाता है। मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाती है, और कॉर्टिसोल एक SOS या इमरजेंसी हार्मोन है। एंड ऑब्वियसली ये जो रिपेयर और जो दूसरा फंक्शन है जो विच आर यूजुअली लिंक्ड विद पीस टाइम, वो चूँकि पीस टाइम थोड़ा होता है, स्लीप भी डिस्टर्ब होती है जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। द रिज़ल्ट इज़ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 15 साल में वो ग्रेजुअली होते होते रिपेयर, ब्रेन की जो रिपेयर फंक्शन है कम होते होते ओवरऑल उसकी फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाती है। ये तो था इसका, जिसे वो कहते हैं कि जी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक फ़िज़िकल इलनेस भी है। फ़िज़िकल इलनेस इस तरह से है कि इंसान का देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, व्हाट वी कॉल द माइंड बॉडी नेटवर्क कनेक्शन, या माइंड बॉडी नेटवर्क या माइंड बॉडी इंटरेक्शन। आपका सारा बॉडी जो है उसके फंक्शंस, चाहे वो फिजियोलॉजी है, चाहे डाइजेशन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे वो लंग्स हैं, किडनीज हैं, लिवर है, गट है, ये सारे फंक्शंस एक्चुअली आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और अगर ब्रेन जो है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा, जो कि उसके एक नॉर्मल फंक्शन है, तो लामाला उसका इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी के फंक्शंस पर भी होता है। नाउ कमिंग पर्टिकुलरली टू द केस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमने देखा कि देयर इज़ ए हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। कॉर्टिसोल इन सिंपल टर्म्स हम समझते हैं, जो सिंपल टर्म्स जिसको हम स्टीरॉयड्स कहते हैं, जिसको आमतौर पे डॉक्टर्स बहुत डराते हैं कि जी स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी फ़िज़िकल बॉडी जो है उस और मेंटल पे अफेक्ट पड़ता है। तो डिप्रेशन में ये हायर डोज ऑफ कॉर्टिसोल हम कॉन्टीन्यूसली ले रहे होते हैं, और जब हायर डोज ऑफ कॉन्टीन्यूस रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल होती है फॉर ईयर्स, तो ऑब्वियसली उसका आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। 5 बहुत की फैक्टर्स हैं आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर डिप्रेशन के जो होते हैं। पहली चीज़ ये पहला इफेक्ट होता है क्रॉनिक फटीग एंड लो एनर्जी। क्योंकि आपका ओवरऑल जो डिप्रेशन है वो हार्मोन्स जो आपके गुड हार्मोन्स हैं वो नहीं है, विच इज सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि यूजुअली आपके बॉडी की एनर्जी को रीबिल्ड करके रखते हैं, आपको एक मोमेंटम देते हैं, आपको इनर्शिया देते हैं काम करने का, वो नहीं मिलता। तो विद द रिज़ल्ट कि आपके बॉडी में एक कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म फटीग और एक जैसे कहते हैं थकावट हुई रहती है। और उस फटीग और थकावट का दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं। जब फिज़िकल एक्टिविटी आपकी रिड्यूस होती है तो आपके बॉडी पे वो सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं जो हार्ट के ऊपर और ख़ास तौर पर लंग्स और ब्लड प्रेशर पे पड़ते हैं और डायबिटीज़, शुगर पे पड़ते हैं। जो आपका ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि सारा दिन लेटे रहना या एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे रहना, बैठे रहना, दिल ना करने का कुछ करने को, चलना फिरना नहीं, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी पे होता है विच इज़ बेसिक, वो सारी डिजीज़ भी आपको लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर टू वी ऑल नो कि स्लीप के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। आमतौर पर डिप्रेशन में इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया से मुराद ये है कि आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कभी एंटी डिप्रेसेंट वो लेना पड़ते हैं जो नींद के हैं। तो नींद ना आने की वजह से स्लीपलेसनेस होती है, और स्लीपलेसनेस के अपने नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हैं बॉडी के ऊपर। उसकी वजह यह है कि स्लीप जो है वो सिर्फ, जैसे वो मैं हमेशा कहता हूँ कि रात के टाइम पे गाड़ी का पार्क होना नहीं है कि वो रेस्ट कर रहा है, बल्कि ब्रेन जो है वो स्लीप में एक एक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और एक नहीं कई एक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो फंक्शन मोस्टली होते हैं वो तमाम दिन की एक्टिविटीज़ का जो गार्बेज जमा हुआ है ब्रेन में उसको निकालने के,
जो गलत चीज़ें आ गई हैं, नेगेटिव ख्यालात, ये वो बहुत इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन स्लीप का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्रेन की रिपेयर और उसको सुबह के लिए दोबारा रिजुविनेट करने के लिए। जब आप स्लीपलेसनेस होती है तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। और अगर एक आध रात आप नींद न भी आए तो उसके बाद अगले 2-3 दिन में उस चीज़ को कवर किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये आपकी स्लीपलेसनेस बग़ैर नींद के मल्टीपल रातें आना शुरू हो जाए, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने स्लीपलेसनेस रहे, तो ये एक फंक्शन जो है ब्रेन का कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट होना शुरू होता है और काइंड ऑफ परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो स्लीपलेसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसको बचा के इससे अवॉइड करना चाहिए और एक पीसफुल स्लीप 6-7-8 घंटे की हमारे लिए एब्सोल्युटली मस्ट है। तीसरा, कॉर्टिसोल या स्टीरॉयड ज़्यादा लेने की वजह से जो है वो बॉडी में होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की, आपको कोशिश की बताने की कि कॉर्टिसोल इज़ एन एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा फाइट फ्लाइट और भागने वाला रिएक्शन है ये उसके लिए तैयार की जाती है। ये एमरजेंसी हार्मोन में आपके वो वाले फंक्शंस रिलेटिवली स्प्रेस हो जाते हैं जिसको आमतौर पे पीस टाइम फंक्शंस कहते हैं, कि जब आप आराम से सुकून से बैठे हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, तो उस वक्त जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है या बनना शुरू करता है। कार्टिसोल की एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम स्प्रेस हो जाता है और वो कॉन्टीन्यूसली स्प्रेस रहता है, सिर्फ ये नहीं कि एक आध दिन हो। और जब इम्यून सिस्टम स्प्रेस होता है और वीक हो जाता है तो इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और बॉडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि इम्यून सिस्टम के स्प्रेस होने की वजह से आपको डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से आप बीमारियों का ज़्यादा शिकार होना शुरू हो जाते हैं बनिस्बत एक नॉर्मल उस सेंस में कह रहा हूँ कि एक उस इंसान की निस्बत जो जिसको डिप्रेशन नहीं है, आपकी इलनेसेस फिज़िकल ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से जो कार्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और आपका फिर स्लीपलेसनेस हो गई, फिर आपका फूड इनटेक डिफरेंट हो गया, इस सारे की वजह से आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा चांस होता है। तो जितना ज़्यादा आपकी वो हार्ट लंग्स और हार्ट का फंक्शन ख़राब होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हार्ट के प्रॉब्लम्स होने की। पांचवा और सबसे आखिरी और जो वेरी कॉमन है वो ये है कि एक क्रॉनिक हेडेक, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैक एक, मसल टेंशन और जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ये सारा बेसिकली अगेन द सेम थिंग बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हम देख रहे हैं कि जी डिप्रेशन जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि जी आपकी वो जैसे कहते हैं मूड की चेंज नहीं है, बल्कि इसका आपके ब्रेन के ऊपर, आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपके ब्रेन के फंक्शन के ऊपर, ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर एंड आपके तमाम बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग हार्ट, इंक्लूडिंग आपका गट जो होती है उसकी इनडाइजेशन, और वो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। गट की जो इनडाइजेशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो आपका खाना नहीं खाया जाता या ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक काइंड ऑफ विशियस सर्कल बना देते हैं। इसमें इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है। और एहतियात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तीसरा मैसेज जिस पे बाद में किसी वक्त एलेबोरेट करूँगा वो ये कि जब तक आप खुद न चाहें अपने आप को ठीक होना, दुनिया की कोई दवाई, कोई साइकोथेरेपी और कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट थिंग, इस सारी मेरी मैसेज का, इस डिटेल बताने का, इस कोट अनकोट डराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए कि डिप्रेशन जो है वो आपके लिए कितनी गलत बीमारी है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है, एंड यू हैव टू योरसेल्फ टेक एक्टिव अलर्ट एक्शन टू प्रिवेंट इट। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आप उसका शिकार हो चुके हैं तो उसको करेक्ट कीजिए, और उसको करेक्ट करने के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए वी विल हैव अनदर सेशन।